वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युत की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इससे पहले मैं आपको लाइट से 5 लेक्चर दे चुका हूँ। किससे? लाइट से 5 लेक्चर। जिस भी भाई ने वो लेक्चर ज्वाइन नहीं किए जाओ उनको देखो, मैंने वही क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट फर्स्ट को। इससे कम से कम 3-4 लेक्चर आएंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं तो अपनी वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक होता है? आपको जो पूछ रखा है एम्पियर सेकंड होता है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का, ऊर्जा का, सॉरी ये ऊर्जा का, शक्ति का, या कुछ नहीं। तो देखिए, एम्पियर ए, सेकंड टी, तो ये किसका होगा? आवेश का। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT। एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर ए, और टी समय सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड जो आपका मात्रक होता है किसका होता है? आवेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ज का यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू सेकंड, ध्यान रखना। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है उसकी सतहों के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, या दोनों प्लेट के माध्यम पर, या उपरोक्त सभी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है इसका फॉर्मूला। धारिता का, संधारित्र की धारिता होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होता है? उसके सतहों के क्षेत्रफल, जो प्लेट हैं, प्लेटों के बीच का प्लेटों की सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल है। डी इन दोनों के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन माध्यम है। ठीक है, तो ये तीनों पर निर्भर कर रही है। ऑप्शन नंबर डी पे भी, ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या होता है? प्लेट का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन क्या होती है? निर्वात में वैद्युशीलता। और डी क्या होती है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी, इकाई होगी, शून्य होगी, अनंत होगी, या 0.8 होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होगी? शून्य होगी। कितनी? शून्य। व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगी, वो कितनी होगी? शून्य। आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु कैसा होता है? व्हीटस्टोन सेतु कैसा होता है? ऐसे होकर ऐसे, ऐसे यहाँ पर भी जुड़ा होता है उसका प्रतिरोध, और यहाँ पर ऐसी लाइन, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर होता है एक चार्ज, एक ऐसे नीचे आ जाता है और ये इससे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। दोनों समान, दोनों भुजाओं के जो प्रतिरोध होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों के और इन दोनों के आपस में अनुपात हो जाए वो बराबर होता है। ये x/x आएगा तो इससे भी ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो एक एक आएगा। दोनों के जो प्रतिरोध होता है आपके समान ही होते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, दिष्ट धारा के मामले में धारा में ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है धारा प्रवाहित दिशाओं में प्रवाहित होती है। यह ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। यह ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। यह ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही राइट आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा के मामले में जो आपकी धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, कितनी दिशाओं में? एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की विद्युत वो वाणिज्यिक इकाई है वो आपकी है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा। जो ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है किलोवाट घंटा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, और सबसे अच्छा चालक होता है वो पृथ्वी ही है, क्योंकि पृथ्वी आपको पता है कितना भी आवेश दे दो सब आवेश ग्रहण कर लेगी, क्योंकि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। और अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप में पृथ्वी की धारिता कितनी मानते हो? 711
माइक्रोफैरड। कितनी? 711 माइक्रोफैरड मानते हो, जो ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका याद करने लायक क्वेश्चन है। कैसा? याद करने लायक। क्वेश्चन नंबर 7 ने बोल रखा है, फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होता है? कार्बन प्रतिरोध का उपयोग होता है, यूरेको प्रतिरोध का उपयोग होता है, या निक्रोम का उपयोग होता है, या टंगस्टन का उपयोग होता है? तो आपको जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें आपके यूरेका का प्रयोग होता है। किसका? यूरेको का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने बोल रखा है, विद्युत प्रवाह की मात्रा, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 3 MA, 15 MA, 50 MA या 25 MA? तो विद्युत प्रवाह की वह मात्रा आपकी 50 MA है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। कितनी? ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दबाव समान होता है। जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो किसके समान होता है? विद्युत धारा के, या ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है वोल्टेज के, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है रेजिस्टेंस प्रतिरोध के, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है चालकता के? तो आपका जो विद्युत दबाव होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, वो आपके विद्युत धारा के बराबर होता है। किसके? इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, एसी परिपथ में धारा की दिशा, एसी परिपथ में जो धारा की दिशा होती है वो कैसी होती है? एक ही दिशा में हो सकता है नहीं। और ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है हमेशा एक ही दिशा में होती है, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है पल से पल में बदलती रहती है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट हो जाएगा, पल से पल में बदलती रहती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से जो आपकी वेक्टर राशि है, जो आपकी वेक्टर फॉर्म है, कौन सी है? विद्युत आवेश है, विद्युत विभव है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? तो ध्यान रखना ना, आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q, ये भी नहीं होती। विद्युत विभव V बराबर W/Q, ये भी नहीं होता। विद्युत आवेश Q बराबर IT, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसको प्रदर्शित करती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी जो आपकी उंगली होती है, बीच वाली उंगली, वो उंगली किसको प्रदर्शित करती है? बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत धारा को, दिशा को? तो देखिए ये प्रदर्शित करती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र को, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, आवेशहीन होता है, या भिन्नात्मक आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 n 1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, विद्युत बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही है? एक दूसरे के लंबवत होती हैं, समांतर होती हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, या बी और सी दोनों सही हैं? तो देखिए ये समांतर तो नहीं होती। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐसे ऐसे काटेंगे एक बिंदु पर, तो देखिए इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी और इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, तो एक बिंदु पर दो दिशा हो नहीं सकती। इस वजह से ये ऑप्शन आपका ये नहीं काटती, यही राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है,
और मैं बता दूं जहां वैद्युत वैद्युत बाल रेखाएं, ये देखिए एक और पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूं मैं। जहां वैद्युत बाल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र कम, और जहां वैद्युत बाल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। बताइए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ अधिक होगा? यहाँ इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन पर होगा, या इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक होगा? तो देखिए जो आपकी ए पोजीशन है उस पर ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में? बी पोजीशन की तुलना में। ठीक है, आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा है? दो धातु के गोले जिनका व्यास एक दूसरे से दोगुना है, ठीक है, डायमीटर है वो क्या है? एक दूसरे से दोगुना है, आवेशित किए जाते हैं। इन आवेशित गोलों को आपस में छुआकर अलग किया जाता है तो बड़े गोले का विभव छोटे गोले की विभव की तुलना में कितना हो जाता है? 4 गुना रहता है, दुगुना हो जाता है, समान हो जाता है, या आधा हो जाता है? या आधा हो जाता है। देखिए तो ये आपका कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है? -4 मात्रक और +4 मात्रक आवेश 4 मीटर की दूरी पर हैं। यदि इन दोनों के बीच 2 मीटर की दूरी पर हो, जब ये बीच की दूरी 2 मीटर हो तब उनमें उत्पन्न विद्युत बल की अपेक्षा होगी 4 गुना कम, 4 गुना अधिक, 4 गुना कम, 2 गुना कम, या 2 गुना अधिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना अधिक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब विद्युत बलों का F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R²। आर अगर यहाँ पे 2 मीटर रखूँगा तो 2 का बराबर कितना होता है? 4 होता है। कितना हो गया? 4 गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है, कितना? 4 गुना अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कैलकुलेशन से थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, दूसरी कैलकुलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना तुम कि 2 मीटर की दूरी पर होगा तो 4 गुना अधिक होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है? धातु के दो समान व्यास के गोले जिनमें एक ठोस तथा दूसरा खोखला है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठोस गोला खोखले की बजाय अधिक आवेश ग्रहण करेगा, या खोखला गोला ठोस की बजाय अधिक आवेश ग्रहण करेगा, या ऑप्शन नंबर सी ने भी बोल रखा है ठोस गोला अंदर व बाहर से समान रूप से आवेशित होगा, या दोनों पर समान आवेश आएगा? तो आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है वही सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आवेश हो जाएगा। देखिए जो आपका आवेश होता है जो पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है, किस पर? तो आपको हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ठोस है या खोखला है। तो आवेश कहाँ होता है? आवेश होता है पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, अंदर आवेश नहीं होता, कहाँ होता है? अब पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है? आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन के कारण, या प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण, या न्यूट्रॉन में परिवर्तन के कारण, या अणुओं के परिवर्तन के कारण। तो आपका आवेश होता है वो आवेश की डेफिनेशन वो क्या होती है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही आवेश कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन के कारण आपका आवेश आता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रखा है? एक तांबे का खोखला गोला धनात्मक आवेश से आवेशित किया गया है तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका बंद पृष्ठ होता है उसके अंदर कुल आवेश 0 होता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है? जब एक वस्तु को जोड़ा जाता है पृथ्वी से जोड़ा जाए तो उसका व्यय हो जाता है धनात्मक हो जाता है, या उसकी सतह के बराबर हो जाता है, या शून्य हो जाता है, या परावर्तित होता है? तो इसका आपको बताना है आंसर कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। जब एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो उसका विभव 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है?
एक आवेश किसी r त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर रखा हुआ है। क्या, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। मैं एक्चुअली मैं टाइपिंग नहीं करता हूँ। ये क्या होता है कि मैं किससे टाइपिंग करवाता हूँ, मैं टाइपिंग करता हूँ टेक्स्ट स्कैनर एक ऐप होता है उससे। तो मैं यहाँ पर उसे रख देता हूँ तो उससे ये टाइपिंग होती है। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ये कुछ गलत शब्द लिखा है, लेकिन सॉरी, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। क्योंकि मैं देखिए टेक्स्ट स्कैनर एक ऐप होता है उससे ये उसमें पेज डाल देता हूँ, सीधी सीधी टाइपिंग निकल आती है। ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और मैं बता दूँ कि टाइपिंग के लिए खर्चा भी बहुत होता है, तो इतना चैनल पे ग्रोइंग नहीं हो पाती। इस वजह से मैं थोड़ा कम वो यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से मैं किससे यूज़ करता था, कैम स्कैनर से। तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोल रखा है एक आवेश किसी r त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर रखा हुआ है। किस पर, वृत्त के केंद्र पर रखा हुआ है। यदि इकाई आवेश इस वृत्त की परिधि पर घुमाएं तो किया गया कार्य होगा। आपको बताना कितना जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा, या 4 पाई आर होगा, या 0 होगा। तो इस वृत्त की परिधि पर घुमाया गया है तो कुल कार्य किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, और आवेश समभुज पृष्ठ पर गति कर रहा है तो किया गया आवेश जो होता है वो आपका शून्य होता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है। यदि पृथ्वी के पास रखे एक आवेश चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो उसकी धारिता घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, घटती है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी के पास रखे एक आवेश चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, आपकी घटती है, तो आपकी धारिता घट जाएगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है। यह गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। यह गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। कौन गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र नहीं भाई, ये तो आपका केवल आवेश उत्पन्न करता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये ठीक है भाई। स्थिर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ही करते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों के दोनों ही करते हैं आपके गतिमान आवेश को उत्पन्न। और आपका वैद्युत बल रेखाएं वो त्वरित गति से होती हैं, तो इसमें एक और ऐड हो जाता है त्वरित गति से। त्वरित गति से बोले तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है। वह कम से कम आवेश की मात्रा जो किसी आवेशित वस्तु पर संभव है। तो कम से कम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, कभी भी ये आपका 1/2 नहीं मिलेगा, 1/3 नहीं मिलेगा, मतलब पूर्ण गुणज मिलेगा। ठीक है, पूर्ण गुणज मिलेगा। तो कम से कम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है आपकी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है। निम्न में से कौन सा कथन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में असत्य है। परीक्षक के सापेक्ष स्थिर तथा गतिशील सभी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। या ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है परीक्षक के सापेक्ष स्थिर तथा गतिशील सभी आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है चुंबकीय क्षेत्र उन्हीं आवेशों पर कार्य करता है जब वे परीक्षक के सापेक्ष गतिशील हों। या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है विद्युत क्षेत्र सभी आवेश पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षक के सापेक्ष स्थिर तथा गतिशील सभी आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, देखिए ये आपके सिलेबस की वीडियो है, मैं इसमें से सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। बस मैग्नेट और मॉडर्न फिजिक्स रह गई है। कौन सी, मैग्नेट एंड मॉडर्न फिजिक्स। देखिए इलेक्ट्रिक रह गई थी तो उसकी चल रही है। इलेक्ट्रिक से आपकी 3 लेक्चर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर ये है आपका, एंड 2 लेक्चर और आएंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद मैं आपकी मैग्नेट कराऊंगा, एंड उसके बाद मैग्नेट मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा। ठीक है, और
ये चैनल के बारे में थोड़ा बताया गया है। ये एनटेक स्टडी, टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ उनकी पीडीएफ मैं आपको वहीं दे देता हूँ, सर दे देते हैं, और जो सर क्वेश्चन कराते हैं उनकी भी पीडीएफ सर वहीं देते हैं। एंड अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वारीज है, आपको पूछना है कि एग्ज़ाम में कैसे क्या, तो ये सर की फेसबुक लिंक है एनटेक स्टडी, फेसबुक पर सर्च करना एनटेक स्टडी, तो वहाँ पे एक फेसबुक ग्रुप मिलेगा जिसमें सर का नाम होगा शिव सर, तो वहाँ पर सर को फॉलो कर लेना। आपको सर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वारीज हो बता देंगे, ठीक है सर, कभी मना नहीं करती हैं। और मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनकी आपकी प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।